बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 13 जून है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। सोहेल अफरीदी ने क्या सरेंडर कर दिया और पिछले 6 से 7 माह के अंदर सोहेल अफरीदी एक बड़ी तहरीक चलाने में क्यों कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इनकी सपोर्ट कर रहे थे, वो आवाज़ें जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हमेशा सोहेल अफरीदी को सपोर्ट करती रही, आज वो भी सोहेल अफरीदी के खिलाफ बोलने पर क्यों मजबूर हो गई। दोस्तों, क्या तहरीक इंसाफ के अंदर सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया की बड़ी से बड़ी जमहूरियत के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। लोग अपनी कैपेसिटी के अंदर जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास मैंडेट है, आखिरकार वो अभी तक क्यों नाकाम हुए। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के मज़े लगे हुए हैं जी, अय्याशी वो कर रहे हैं और 2 अरब 80 करोड़ का ये माजरा क्या है ये भी आपको सुनाएंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत का गरीब मार प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है और एक परमानेंट फीचर है इस हुकूमत का, पिछले 4 सालों से इस हुकूमत के कारनामे, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, कैनेडियन पार्लियामेंट में इमरान खान की रिहाई की गूंज, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी एक अपडेट है, 14 निकात, और इसमें क्या कहा गया इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर यह है कि आने वाले कुछ दिन सोहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात लेकर आएंगे। सोहेल अफरीदी के ऊपर पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से ज़बरदस्त किस्म की तनकीद हो रही है। वो लोग जो सोहेल अफरीदी को जब वो इस कुर्सी पर बिठाए गए मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे, आज उनसे सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक क्यों नहीं चलाई जाती। वो मैंडेट जो इमरान खान ने अली मीन गंडापुर से लेकर आपको दिया तहरीक चलाने का, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का, आपने क्या किया पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ का वर्कर अब उनसे ये सवाल कर रहा है। आने वाले कुछ दिन सोहेल अफरीदी के लिए मजीद मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस शो के बाद जो हमने 26 नंबर चुंगी के ऊपर देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की रिजेंटमेंट पाई जाती है। वर्कर परेशान है कि इमरान खान की रिहाई के लिए सोहेल अफरीदी ने अभी तक किसी हिकमत अमली का ऐलान क्यों नहीं किया। पिछले 7 माह में जब सोहेल अफरीदी आए, हमने मुख्तलिफ दावे देखे। सोहेल अफरीदी जहाँ भी गए, लोगों ने इन्हें प्यार दिया, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत बड़े लीडर थे, इसलिए प्यार दिया कि ये इमरान खान की चॉइस थे। अली मीन गंडापुर के जाने के बाद सोहेल अफरीदी पर लोगों की नज़रें थी और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी अब इस तहरीक को चलाएगा, ये कुछ करके दिखाएगा, ये भागेगा नहीं, ये डी चौक जाएगा और आखिरी दम तक ये इमरान खान के लिए लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जितना हमें अली मीन गंडापुर ने मायूस किया वो अपनी जगह, लेकिन सोहेल अफरीदी ने जो रिएक्शन इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर का आ रहा है और सोशल मीडिया पे जो मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ और लोगों के सवालात जो इनसे पूछे जा रहे हैं, उससे ज़ाहिर ये होता है कि सोहेल अफरीदी ने अली मीन गंडापुर के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है, आपकी 7 माह की कारकर्दगी को जाता है कि आपने खान साहब की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं दी और आप कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। अगर आप इनके 7 माह के 6 माह का जब से ये इस कुर्सी पर बैठे रिकॉर्ड उठाकर देखें ना, तो सोहेल अफरीदी साहब प्लान बनाते हैं और सारा मुद्दा जो है वो अचकज़ई पर डाल देते हैं। सवाल जब इनसे होता है कि आप तहरीक क्यों नहीं चलाते, तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर पार्टी के बड़ों को आगे कर देते हैं, यानी इनके पास खुद से अपना कोई प्लान नहीं है। मैंने आपको ना इससे पहले भी एक बात बताई थी कि अली मीन गंडापुर जब वो किसी भी काफिले को लेकर केपीके से निकलते थे ना, और लोग उनसे जब सवाल करते थे, वो क्यों करते थे, वो इसलिए उनसे सवाल हमेशा हुआ कि उनके पास ताकत थी, एक सूबे के वो सरबराह थे, उनके पास रिसोर्सेज थे। वर्कर वहीं देखेगा जहां पर ताकत है। ताकत सोहेल अफरीदी नहीं है, ताकत वो कुर्सी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अगर एक हुकूमत अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक तहरीक चला सकती है, इसलिए वर्कर उस तरफ देखता है। इस कुर्सी पे कल को कोई भी और भी बैठ जाएगा ना, वर्कर ने उधर ही देखना है। और जब भी कोई वर्कर इनसे सवाल करता है ना, ये देखते हैं अजगज़ई की तरफ, बैरिस्टर गौहर की तरफ, शेख वकास की तरफ, जिन्हें एक तरह से पार्टी के अंदर बना दी हुई है, केपीके के अंदर वो बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं करते क्योंकि वो इश्तिहारी हैं। तो ये सवाल आपसे अब पूछा जाएगा और आपके पास अली मीन गंडापुर जितना वक्त नहीं है। ये जब आप आए थे उस कुर्सी पर, तभी आपको बता दिया गया था कि आप अगर हिकमत अमली नहीं देंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ना
अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में सोहेल अफरीदी से वजन नहीं कर रहा। मैं कुछ हकाइक आपके सामने रख देता हूँ। आपने एक फोर्स बनाने का ऐलान किया, सही था ना। शफी जान हमारा भाई आया, उसने कहा जी कि हमने 10,000 बंदे उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कहाँ है वो फोर्स और उसका बनाने का मकसद क्या था। जब ये फोर्स बनाई गई मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि ये फोर्स कामयाब नहीं होगी, इसे अस्करी विंग कहकर लोग इसके ऊपर तनकीद करेंगे और फिर इमरान खान की रिहाई की बात जब भी होगी आप उसे किसी कागज़ या सर्टिफिकेट के साथ जो है वो अटैच नहीं कर सकते। जब इमरान खान की हुकूमत कराई गई कौन सी तहरीक जो थी, कौन सी फोर्स बनाई गई इमरान खान के लिए, ऐसा था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, एक फोर्स तैयार हुई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। लोग अपने तौर पर बगैर किसी लीडर के, बगैर शफी जान के, बगैर अली अमीन गंडापुर के, बगैर बैरिस्टर गौहर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इनको लीड नहीं कर रहा था। लोग निकले बगैर किसी लीडर के निकले। कराची के मनाजिर वो याद कर लें जब फिजा में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लोगों ने जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए और यही वो लम्हा था दोस्तों, याद कर लें जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि यार हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मामला मकबूलियत का है, लिहाजा कबूलियत के फार्मूले को अपनाओ। अब ये कबूलियत का फार्मूला क्या था कि वो लोग जिनके केसेस हैं, जो लोग भागे हुए थे, जो भगोड़े थे, जो बीमार थे, जो आसिफ अली जरदारी की शक्ल में या फिर नवाज खानदान की शक्ल में, हाउस ऑफ शरीक की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, इनके केसेस को बुनियाद बनाकर इनसे हम डील करते हैं। और ये था वो मकबूलियत का मुकाबला करने का फार्मूला जो कबूलियत की शक्ल में हमें नजर आया कि आपने इन लोगों को कबूल कर लिया इमरान खान की मकबूलियत के मुकाबले में। यही वजह थी ना कि पाकिस्तान में इदारे खुद चलकर नवाज शरीफ साहब को हाथ जोड़कर उनकी मर्जी का इंसाफ देते हैं। यानी एक अनोखा लाडला बीमार पाकिस्तान से बाहर गया, एक मुजरिम जिसे सज़ा दी गई, पाकिस्तान की अदालतों ने, निज़ाम ने उसे फैसिलिटेट किया, वो बाहर जाता है, 5 साल लंदन में गुजारता है, पाकिस्तान आता है, अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, अदालत ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों ये वो मंजर है जो इन दोस्तों को नज़र नहीं आता, सोहेल अफरीदी को नज़र नहीं आता। अब आपसे सवाल होगा, आपसे हर मीटिंग के अंदर सवाल होगा, आपसे हर चौराहे में लोग सवाल करेंगे। आपसे लोग जो मोहब्बत करते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सोहेल अफरीदी, इट इज़ बिकॉज ऑफ इमरान खान जिसने आपके ऊपर इन्हिसार किया, रिलाई किया। और मुझे यकीन है दोस्तों कि जब पहली मुलाकात होगी ना तो खान साहब सोहेल अफरीदी के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि इसने अभी तक किया क्या और पाकिस्तान की आवाम को ये एंगेज करने में, मोबिलाइज करने में अभी तक नाकाम क्यों रहा है। और वो खान साहब के आप देख लीजिएगा ये अल्फाज होंगे जब उन्हें पता चलेगा ना कि 7 माह हो गए, ना मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ी, ना कोई प्रेशर बढ़ाया गया, ना कोई तहरीक चली और अलीमा खान और बाकी बहनों ने जाकर ये तमाम मंजरनामा खान साहब के सामने रखना है, तो खान साहब के ये अल्फाज होंगे कि ये अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। आज लोगों ने तस्वीरें उतार कर ना, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, किसी की उंगली टूट गई है, किसी के खून निकल रहा है और वो अपने ज़ख्म दिखा दिखा के, अच्छा उन्होंने वैसे तमाशा लगाया। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना अब एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँ और ये पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर जो जमहूरियत, असल जमहूरियत है, वहाँ पर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। ये मंजरनामा पाकिस्तान का आपके सामने मैंने रखा, अब दुनिया का मंजरनामा मुलाहिज़ा करें जहाँ पर इमरान खान की रिहाई का मुकदमा दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के अंदर लड़ा जा रहा है। अगर मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास ये मैंडेट है। दोस्तों पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और वो लोग जो अपने मुल्क में जमहूरियत को पनपता देखते हैं या जमहूरियत को राज करता हुआ देखते हैं, वहाँ पर भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठ रही है। कनाडा की जी पार्लियामेंट है जहाँ पर इमरान खान के मामले पर एक बार फिर आवाज़ बुलंद हुई है और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों के दौरान एक ही कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट मुसलसल इमरान खान के हक में पिटीशन ऐवान में पेश करते रहे। ये रुकने पार्लियामेंट हैं जी माइकल कराम, जो वर्जीनिया वास्काना से मुंतखब हुए। पार्लिमानी रिकॉर्ड के मुताबिक माइकल कराम ने इमरान खान की रिहाई, उनकी सेहत, सियासी हकूक और पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ पिटीशंस कनाडा के ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश की। इस सिलसिले का आगाज़ अक्टूबर 2023 में हुआ जब माइकल कराम ने ई पिटीशन की, इसका नंबर है जी 4547। इस पिटीशन में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में मुबैना सियासी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की गई, जबकि कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुमकिना पाबंदियों पर गौर करें। इसके बाद नवंबर 2024 में माइकल कराम ने अपने हल्के की पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से 2 अलग अलग पिटीशंस पार्लियामेंट में पेश की। पहली पिटीशन में मुतालबा किया गया कि कनाडा के हाई कमीशन इमरान खान से मुलाकात करें, उनकी सूरत हाल का जायजा लें, जबकि दूसरी पिटीशन में हुकूमत कनाडा पर यह जोर दिया गया कि वो सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की
मनमानी हिरासत के खात्मे और उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। देखिए ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना, मनमानी, ये मनमानी किसी और की है, इमरान खान की नहीं है। और हिरासत के अंदर उन्होंने रखा, लेकिन इमरान खान अपनी मर्जी से जेल के अंदर कैद है। अगर आज इमरान खान ये फैसला कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत करनी है और किसी को सलूट मारना है, तो उसी लम्हे इमरान खान को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जैसा प्रोटोकॉल मिलेगा, यानी अदालत खुद चलकर बकलम खुद आपकी खिदमत में पेश होगी और इंसाफ आपको आपकी दहलीज पर दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर अक्टूबर 2025 में माइकल कुराम ने एक और पिटीशन पेश की जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई, आज़ादाना इंतखाबात और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा किया गया। और दोस्तों अब जो ताज़ा तरीन एक अपडेट इसमें सामने आई है, 12 जून 2026 जब ये तारीख पाकिस्तान में बदली है, कनाडा क्योंकि पीछे है, तो पता ही चला कि 12 जून 2026 को माइकल कुराम ने एक नई पिटीशन, ई पिटीशन है जी, E7326 इसका नंबर है, कनेडियन पार्लियामेंट में पेश की। और इस पिटीशन में खास तौर पर इमरान खान की सेहत, उनकी जिंदगी के हवाले से तशवीश जाहिर की गई है। पिटीशन में यह मुतालबा किया गया कि कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी हुकाम से इमरान खान की सेहत की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करे, उन्हें आज़ाद तिब्बी माहिरीन तक रसाई दी जाए, ख़ानदान और वकला से मुलाकात के हक़ को यकीनी बनाने की सफारती सतह पर बात की जाए, और अगर उनकी सेहत वाकई ख़तरे में है तो इंसानी बुनियादों पर उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाए। पिटीशन में दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का भी जिक्र किया गया, उनके हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है। पार्लिमानी रिकॉर्ड से ये बात भी सामने आती है कि इमरान खान से मुतल्लिक मुतादिद पिटीशंस का आगाज़ या हमायत जो है वो यहीं से हुआ। और ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, दुनिया भर में हमने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर भी इमरान खान के हवाले से पिटीशंस आते हुए देखी, हमने न्यूजीलैंड के अंदर भी देखी। और दोस्तों ये मामला बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर भी बार बार उठाया गया। यहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे भी सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से बात करें। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी ये मामला उठते हुए देखा, और इंटरनेशनल जितने भी चैप्टर्स है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से ये सवाल किया इंसानी हकूक़ के हवाले से कि एक्सेस दिया जाए, वो तमाम हकूक़ इमरान खान को दिए जाएँ जो किसी कैदी को एक जमहूरी हुकूमत के अंदर सरकार पाबंद होती है, निज़ाम पाबंद होता है, लेकिन यहाँ पे अगर जमहूरियत होगी तो इमरान खान को हकूक़ मिलेंगे। दोस्तों पाकिस्तान से बाहर आवाज़ उठ रही है, दुनिया की तमाम जमहूरियत जहाँ जहाँ भी आपको नजर आती है, यहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए बात हो रही है। दोस्तों अगर आप एक कंपैरिजन करें ना नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान का, जो कहता है कि मुझे क्यों निकाला, आपको पता ही चलेगा हर कदम पर कि आसिफ अली जरदारी के जो करप्शन के मिस्टर 10% के जो चर्चे थे वो दुनिया में बतौर करिकुलम पढ़ाए गए, ऐसा ही है। नवाज शरीफ साहब लंदन 5 साल गुजार के गए हैं, उनका एक इंटरव्यू दुनिया के किसी इंटरनेशनल आपको जरीदे के ऊपर नहीं मिलेगा। इमरान खान ने जेल के अंदर रहते हुए दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया की जो जमहूरियतें हैं वहाँ पर इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है, और यहाँ पे बाबूजी कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये फ़र्क है। आज कौम इमरान खान के साथ क्यों खड़ी है? इस वजह से कि वो कुर्बानी दे रहा है, वो असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, उसके हकूक़ को पामाल किया जाता है। 8 महीने हो गए, किसी को कोई ख़बर नहीं है कि इमरान खान के हालात क्या हैं। सलमान सफदर साहब गए और उज़्मा खान गई, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने, जेलर ने हमें जो बताया, इसके अलावा इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई खबर आपको नहीं पता चलेगी। और दोस्तों आज बजट के बाद एक ऐसी खबर आई जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर यकीनन एटम बम बन के गिरी होगी, और ये खबर थी ऐवान सदर से, जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब को कॉपरेट करने के बदले ऐवान सदर के हवाले से कुछ फंड जो हैं वो मुख्तस किए गए। तफसीलात के मुताबिक ऐवान सदर के अखराजात के लिए बजट में 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ऐवान सदर की देखभाल मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 17 लाख, लॉन्स और ग्राउंड्स की देखभाल के लिए 10 करोड़ 81 लाख, और मोटर केड के अखराजात के लिए 14 करोड़ 78 लाख रुपए, ऐवान सदर की डिस्पेंसरी के लिए 8 करोड़ 21 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो अपना कभी वहाँ से इलाज नहीं करवाया होगा, साथ उनके हमेशा डॉक्टर आसिफ मौजूद रहते हैं, और जब भी इलाज करवाने की बारी आती है तो ये दुबई चले जाते हैं या फिर मुल्क से बाहर अमेरिका जाकर बैठ जाते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब, आई डोंट नो कि डिस्पेंसरी के अंदर किसका इलाज किया जाता है कि आपको 1 साल के लिए 8 करोड़ 21 लाख रुपए दरकार थे। और दोस्तों ये है आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान, ये है हाउस ऑफ शरीफ का पाकिस्तान और इन 2 खानदानों का पाकिस्तान जिसकी रखवाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। क्योंकि आप मकबूलियत का मुकाबला तो नहीं कर सके, इसलिए आपने कबूलियत को गले लगाया, डील की और इन 2 खानदानों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान की आवाम शायद एहतजाज या इनकलाब मटीरियल नहीं है, और ये साबित हुआ है जी पिछले 3 वर्षों में।
और अगर इन्हें सही मायनों में लीडरशिप मिल जाती, इमरान खान जेल के अंदर हैं और जो बाहर लोग इस तहरीक को लीड कर रहे थे, शायद इनकलाब भी बर्पा होता। 3 दफ़ा निकले, लेकिन क्या हुआ, धोखा हुआ। आज पाकिस्तान की आवाम कम से कम अपने हकूक़ के लिए आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान में तमाम तबकात जितने भी हैं, इनका इस वक्त इस्तेसाल हो रहा है और हुकूमत हमारी गुर्बत का भी मजाक उड़ाती है, हमारी मुश्किलात का भी मजाक उड़ाती है। शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट मुलाहिजा करें, वो ये कहते हैं कि सब्र और तहम्मुल से महंगाई का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो साहब कहाँ हैं? वो लापता हैं शायद। वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की ये बरक़ात हैं और उनकी खुशबू आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगी और आप उसे महसूस कर सकते हैं। ये नवाज शरीफ की बरक़ात हैं। बरक़ात देख लें कि आज पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद महंगाई जो है उसे बढ़ा दिया गया। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि ये अवाम दोस्त बजट था। ये अवाम दोस्त बजट नहीं था, ये अवाम मार बजट है। दोस्तों, इसी ब्रिगेड के अंदर, यानी इसी लय और सुर के अंदर कुछ लोग और भी आए और इस ब्रिगेड ने एक गाना गाया जिसमें राना साहब भी उसी तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। जो इनको टास्क दिया गया वो ये कहते हैं कि वफाकी बजट 2026-27 वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस वादे की तकमील है जो आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। अब ये दिया जाएगा, हम आएंगे, हम करेंगे। पाकिस्तान की आवाम ने अब ये खुद फैसला करना है कि आपने ग़ुलामी करनी है, चूँकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर मुसल्लत रहा और हमें शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, हमारी डीएनए के अंदर ग़ुलामी शायद मौजूद है कि हम इन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं बुलंद नहीं करते। आज पाकिस्तान की हुकूमत हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, हमारे ऊपर राज कर रही है। इनके घर, इनके ख़ानदान सब जो हैं वो याशी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का ख़ानदान, उसके बच्चे हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम अपने हक़ के लिए भी खड़ी नहीं हो रही। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मैं आपको अपडेट ये दे दूँ कि अब से कुछ ही देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जी तकरीबन 7 बज चुके हैं और ईरान के जज़ीरे कुशम और सेरक में धमाका, और ईरानी खबर एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया है और बताया जाता है कि आपने हुमस के अंदर ये एक रिपोर्ट पूरा इंसिडेंट हुआ है इस अंदाज में कि कुछ वार्निंग शॉट्स जो थे वो फायर किए गए और करीबी इलाकों में झड़पों की वजह से ज़मीन पर कोई धमाका नहीं हुआ, यानी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अब्बास अरागची, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, एकदम से दोबारा से लाइमलाइट में आ चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 14 निकात जो पाकिस्तान के हवाले किए गए और पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किए गए, इसके ऊपर अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ये कहता है कि वक्त से पहले आपने इस मुआहदे को लीक क्यों किया। ईरान ये कहता है कि भाई ये जो मुआहदा आप जिसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये मुआहदा नहीं है। जो निकात इस वक्त मीडिया पे शेयर हो रहे हैं, हमने इनमें से किसी भी नुक्ते के ऊपर कोई आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अमेरिका ये कहता है कि जनाब ये मुआहदा नहीं है जिसके ऊपर हमारी बात हुई। तो दोनों तरफ से आपको इस किस्म की स्टेटमेंट जो सुनने को मिल रही हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर दस्तखत भी करेंगे और हमारी मुलाकात बहुत जल्दी मुस्तफा खामनाई से भी होगी अगर ये मुआहदा किसी नतीजे पर पहुँचता है, यानी कोई इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन दोस्तों, ईरान के अंदर से इन 14 निकात को लेकर के आवाज़ उठ रही है। मुलाहिजा करें अब्बास अरागची का बयान, वो ये कहते हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है, मफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। अच्छा, अभी मफाहमती याददाश्त क्या है ये आपको बता देता हूँ कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मफाहमती याददाश्त वो क्या है कि हम ये 14 निकात हैं, इन पर हम अमेरिका के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो मफाहमती याददाश्त के अंदर तय की गई, एक तो हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है इसको ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। यूरेनियम के मामले के ऊपर हम अभी आपसे बात नहीं करेंगे। पहले फेज़ के अंदर आपने अपनी तमाम प्रॉक्सिस, ईरान अमेरिका ये कह रहा है कि उनको आपने लगाम डाल दी है और अपना ताल्लुक उससे ख़त्म कर दें। ईरान ये कह रहा है कि ख़ित्ते में, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी आपके अड्डे हैं, इन अड्डों को बंद किया जाए, फ़ौजें यहाँ से निकलें और मज़ीद फ़ौजों को यहाँ पे आप नहीं लेकर आएंगे। और ये पूरा मुआहिदा जो है वो 60 दिन के लिए होगा, यानी हम आपका बर्ताव, आपका रिएक्शन और आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है पहले वो हासिल करेंगे, उसके बाद अगली फ़ेज़ में हम जाएंगे। अब अमेरिका ये कह रहा है कि आपने हुर्मुज़ को खोलो, ये कहते हैं कि जनाब खोल देते हैं, कोई मसला नहीं है, और इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके मुताबिक खोलेंगे और किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि नहीं, तुम पहले खोलो, हम नाकाबंदी बाद में ख़त्म करेंगे। अब ये इस जो टेक्निकल, जो कौन पहले यहाँ से हिलेगा कौन बाद में हिलेगा, इसके ऊपर जो है वो इस वक्त आपको एक कन्फ्रंटेशन या ये मामला ज़ेर बहस नज़र आता है। अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वही कहते हैं कि मफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है, जोहरी मामला बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे, ठीक है।
ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। हम लिबनान में हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लिबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा। ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लिबनान अबूरी मुआहदे के तहत होगा। अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म और आबना हुर्मुज़ खुल्ला अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहदे के खिलाफ है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। लिबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अब्बास अरागची ने भी कहा कि आबना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। अच्छा, वो ये चाहते ये हैं कि भाई ये हमारे कंट्रोल में होगा कि हम किसको गुजरने दें और किसको ना गुजरने दें, यानी ये इस पूरे सिस्टम को हम लीड करेंगे ताकि कल को अगर हमें दोबारा अपने हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल करना हो तो ईरान के लिए ये कंट्रोल जो आसान होगा। देखिए, आपने सिर्फ ऐलान नहीं करना है ना कि आज के बाद कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा। आपकी नाकाबंदी है, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं आपने हुर्मुज़ के अंदर, तो दैट विल बिकम एन ईजी टास्क फॉर ईरानियंस, जिसको वो ईरान अमेरिका के सामने अब रख रहे हैं। दोस्तों, इसमें दूसरी जो चीज़ थी, मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा और असल मसला दूसरे फ़रीक के मुतज़ाद बयानात हैं। वो ये कहते हैं कि ये अमेरिका, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी दौरान हुआ ये कि जब ये लीक हुआ है ना पूरे का पूरा मुसद्दा, तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया कि यार ये कौन लोग हैं। दोस्तों, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को उठाकर देखें ना, तो आपको एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न मिलेगा, यू टर्न लेने का पैटर्न। ये बार बार ईरानियंस को, जो अब की क़यादत है, इसे कहते रहे कि जनाब बहुत ही माकूल लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, मजबूत लोग हैं। जब आपके मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो आप उसी क़यादत को बुरा भला कहना शुरू कर देते। तो मैं इसलिए कहता होता हूँ कि शहबाज साहब, ज़रा ख्याल से आपको कदम अपने जमाने होंगे, क्योंकि वो तारीफ़ आपकी भी कर रहे हैं। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती नहीं देखी। वो मुल्क जिसने अपना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया अमेरिका के अंदर, तैयारी की हुई थी सऊदी अरब, और उसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके सामने है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपने क्या दिया? आपके पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए। आप तो सिर्फ लेते हैं, आप तो सिर्फ भीख मांगते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। और यही हमारी क्रेडिट के ऊपर चीज़ है कि आपको मांगना बहुत अच्छा आता है। और आपने पिछले 4 सालों में कर्जे इसलिए लिए कि पिछले कर्जों को निपटाया जा सके। और दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक ज़राए ने बताया कि ये पेशरफ्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे से मुतल्लिक जारी मुज़ाकरात के आखिरी मरहल के दौरान सामने आई। अच्छा, अब इसमें ना 10 अरब डॉलर जारी करने पर इत्तफाक हुआ है, और बाज़ लोगों का तो ये भी मानना है कि 3 अरब पहले भी जारी किए जा चुके हैं। मैंने इस पर ना इरफान हाशमी टॉक्स पर बड़ी तफसील के साथ वीडियो की है कि एक जहाज़ जिसमें पैसे रखे गए और किस तरह से उसको लैंड करवाया गया विदिन ईरान, और फिर वो पैसा इनके हवाले किया गया। लेकिन इंडिपेंडेंट ज़राए इस खबर की तरदीद कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ईरान से जंग यूएई नहीं चाहता, वो चाहता है कि इनके मामलात फाहम तफ़हीम के साथ हल हो जाएं और इस पूरे प्रोसेस को पैसे देकर टाल दिया जाए, यानी ईरान यूएई के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। दोपहर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।